बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं फेसबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देंगे नसीम विक्की जी द ग्रेट, मारूफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, हमारी गुलकारा माही फरवा, और आज हमारी मेहमान ख़ास होंगी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिब। अरे मैडम, ये आज आपने गोल्ड मेडल किस सिलसिले में पहना हुआ है? ये मैं बज़्म अदब के तकरीरी मुकाबले में फर्स्ट आई हूँ। मेला मवेशिया में मेरा बैल जीता है। जी, मैंने 7वीं के बोर्ड के इम्तिहान में जिला टॉप किया है। नहीं, सीरियसली बताएं ना, किस सिलसिले में पहना हुआ है? ये तुम्हें नहीं पता किस चीज का मेडल है? ये किस चीज का? ये अरशद नदीम का मेडल है। अच्छा, जो पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का प्राइड है, और जिसकी मकबूलियत तुम जैसे लोगों से हजम नहीं हो रही। हाँ, ये लोग समझते हैं कि मकबूलियत सिर्फ इन्हीं के लीडर का हक है। क्यों कह रही है? और पाकिस्तान में कोई मकबूल नहीं हो सकता। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि 92 के बाद 92.97 भी होता है। अच्छा। नहीं तो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल आपने क्यों पहना हुआ है? ये अरशद नदीम ने मुझे डेडिकेट कर दिया है। ओ उकाड़े के पेंडू, अब डेडिकेट का मतलब ये ना समझ लेना कि उसने कहा है ये मेडल अपने डैडी को दे देना। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके अरशद ने नून लीग का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। अच्छा मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम नहीं किया, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। ओ 82 के उकाड़ा ओलंपिक्स के बांदर किले में प्लास्टिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले एंकर, तुम्हें क्या मालूम कि ओलंपिक्स क्या होता है? पक्की लग गई जी। उस लम्हे सारी कौम खुशी से पागल हो गई थी। मैडम, मैं भी पागल हो गया था। तुम तो हो ही पागल। नहीं मैडम, मैं भी खुशी से ही पागल हुआ था। मैंने भी उसी तरह किया था। 90 से ऊपर है मैडम, बहुत मुबारक हो मैडम, ये आपका विजन है, आपने उसे मौका दिया। ये लाइनें तुम्हारी नहीं है, ये लाइनें राना मशहूर विक्की की हैं। राना मशहूर विक्की मेरे सामने नहीं थी बोलनी, चचा के सामने बोलनी थी। और दूसरी बात ये कि मैंने उसे मौका नहीं था दिया, मैंने उसे 10 करोड़ रुपया दिया था। अच्छा मैडम, ऐसे बाय द वे चले, इनामात अपनी जगह, वो आपका हक है, बल्कि अरशद नदीम का भी हक है, लेकिन सरकारी खजाने को इस तरह लुटाना, सिर्फ पंजाब और वफाक ने मेरा ख्याल कैश की शक्ल में कोई 20-30 करोड़ रुपया दे दिया है। कौम पहले ही फाके मर रही है, आप लोग यूं पैसे लुटा रहे हैं। और सड़ी हुई रूह, किसी की खुशी को तो सेलिब्रेट करना भी सीखो। बिल्कुल सड़ी हुई रूह है, आपने सही कहा मैडम। इस तरह के बंदे ना भैंस के करीब से गुजरते हुए ना ऐਵੇਂ कह देंगे, देखो वंडा 100 रुपए का खा रही है, दूध 80 रुपए का देती है। और ऐसे बंदे किसी शादी वाले घर के करीब से गुजरे ना, कह देंगे लो जी इनकी रोटी थोड़ी जानी है। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा है, सही पैसे दिए हैं, बल्कि आपने तो उसको 10 करोड़ दिया ना, उसको तो 20 अरब देना चाहिए, ताकि आगे तो खेडे ही ना। मैडम, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि दीगर मुल्कों के सैकड़ों एथलीट्स ने सैकड़ों गोल्ड मेडल्स जीते हैं। फ्रांस ने जीते हैं, अमेरिका ने जीते हैं, चीन ने जीते हैं, रशिया ने जीते हैं। क्या उन्होंने भी अपने गोल्ड मेडलिस्ट को करोड़ों डॉलर दे दिए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। करोड़ों रुपए हमारे अरशद नदीम ने 40 साल के बाद ये अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है। और जिन मुल्कों की तुम बात कर रहे हो ना, उनका तो ये रोज का काम है। फिर भी मेरा बस चलता ना तो मैं अमेरिका, कनाडा, चाइना के मियां चनुओं में जाके सबको करोड़ों रुपया देकर आती। मियां चनुओं में? अमेरिका का मियां चन्नू कैसा होगा? और जेवलिन के नेज़े को पतंगे लूटने वाली टांगी समझने वाले एंकर, मेरे लिए सारी दुनिया के एथलीट एक बराबर हैं। वो अमेरिका के हो या पाकिस्तान के हो, मेरे लिए सारे अरशद हैं,
मेरे लिए सारे नदीम है, मेरे लिए सारे शबनम है। ये नहीं था कहना। हाँ, ये नहीं था कहना मैडम। देखा हमारी मैडम मान जाती है क्या कहना क्या नहीं कहना। नसीम विक्की, हाँ। ये तो इसी बात पे जेलस हो रहा है कि अरशद नदीम को इतने पैसे मिल क्यों गए हैं, वो इतने पैसों का करेगा क्या। उसके मियाँ चन्नू में तो कोई शॉपिंग मॉल ही नहीं है। और इतने पैसे तुम्हें भी मिल जाते ना तो तुम्हारे उकाड़ा में भी कोई इतना बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं है। चले मैडम, आपकी मर्जी, सरकारी पैसा है, आप लगाती जाए, जितना मर्जी इनाम देती जाए। लेकिन मेरी तो इतनी सी ख्वाहिश थी कि अगर आप 5 करोड़ रुपए इनाम देती हैं किसी को, तो 5 लाख रुपया बीच में से जाती जेब से भी इनायत कर दें, पता तो चले कि आपको वाकई खुशी है। बात सुनो जी, सरकार किसकी है, आपकी। पैसे किसने दिए हैं, आपने। ते फिर तेनू कादा साड़ है। एडा शौक चढ़े है ते जाके अपनी जेबों दे आ। ये दूसरों को सिर्फ बातें ही कर सकता है। और देखो टेबल पे बोतलें ऐसे रख के बैठे जैसे अरशद नदीम का कोच यही हो। मैडम, मैंने ये गुस्ताखी सिर्फ इसलिए कर दी है कि चले, आपका हक बनता है कि आप अरशद नदीम को जितना मर्जी इनामात से नवाजें, और उसका भी हक बनता है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ये बिजली के बिलों के मारे हुए, बिल बलाते हुए अवाम जो है, इनको भी कुछ रिलीफ दे दें। रिलीफ के नाम पे आपने ऊंट के मुंह में जीरा दिया है, इतना शॉर्ट टर्म रिलीफ। देखा, मैंने अपनी जेब से देने की बात की है ना, तो साथ ही मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब वो है। अवाम के बिलों का दर्द इसके दिल में जाग पड़ा है। 2 महीने का रिलीफ शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है। 60 दिन नसीम विक्की, 60 दिन, सही करे मैडम। 1440 घंटे, 86,400 मिनट, 51,84,000 सेकंड बनते हैं। वाह जी वाह। अब लम्हे भी बताऊं क्या, वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, और ये तो बिल्कुल भी ना जाने कि 2 महीने का रिलीफ कितना बड़ा रिलीफ है गरीबों के लिए। क्यों नसीम विक्की, ठीक कह रही हूं ना? 100%। 2 महीने कम नहीं होते। इन 2 महीनों में मैं पंजाब को कहां से कहां ले गई हूं। उल्टा हो गया। कहां से कहां ले गई हूं। सही कर लिया मैडम, जरा दोबारा कर दे। देखा, अपनी तरफ से चीजें लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसको पता है कि ये शोबदाबाजियां मुझसे नहीं होंगी, ये सिर्फ इसके न्याजी को जेब देती हैं। अच्छा मैडम, माफ कीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म वाली बात मैंने नहीं कही, ये आपके अपने इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी के सईद गनी, उन्होंने कही है। ये तो शॉर्ट टर्म रिलीफ है। वही सईद गनी ना, जिसका सर बाहर से भी खाली और अंदर से भी खाली है। जुनैद सलीम, उसको भी नहीं पता कि 2 महीने का रिलीफ गरीबों के लिए कितना बड़ा रिलीफ होता है। जी। 2 महीने में एक अंडे में से 3 बार चूजा निकल आता है। और तीसरा चूजा बाहर आके पूछता है, मेरे 2 में भैन भरा किथे ने। मैडम, आपका हिसाब तो बिल्कुल सही है कि 21 दिन में एक अंडे में से चूजा, एक 2-3 दिन का फर्क है। 2-3 दिन का फर्क है जी, 3 चूजा निकला है। लेकिन मैडम, ये कैसे पता चलेगा कि जो बाद वाला चूजा आया है वो कैसे कहेगा कि जो पहले आया है वो मेरे बहन भाई हैं। डोंट यू वरी नसीम विक्की, ये पता करने के लिए भी पंजाब हुकूमत एक ऐप मुतारिफ करवा रही है। कोई डूब के मर जाए ना तो ऐसा एंकर मैयत के मुंह में माइक घुसेड़ देता है और पूछता है, आपने डूबते हुए कैसा महसूस किया। ले जे तेनू ऐना शौक है तो तू आप ही डूब के देख ले। 2 माह के रिलीफ का ताना देने वालों, 2 माह की अहमियत उन माओं से पूछो जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों से गोडे गोडे तंग आ जाती हैं। नसीम विक्की, हाँ जी। तुम ही जरा इनको बताओ कि अगर तुम्हें 2 महीने ड्रामा ना मिले
तो भाभी तुम्हारा क्या हाल करती है? मैडम वो तो सीधा कहती है भवे इशारियां दे नच, मैनू पैसे चाहिए ने। और मैडम इस तरह इसके पैसे भी पूरे हो जाते हैं और शौक भी। लेकिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैडम मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझसे ज्यादा इंप्रेस है। मेरे ख्याल ये भी शाबाश लेने के चक्कर में है। मैंने कल ही आपका बयान सुना है कि मैं 16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम करती हूँ ना अपने अफसरान को आराम करने देती। ऐसा होना चाहिए लीडर। 16 घंटे मैडम कैसे कर लेती हैं आप काम? और ये तो कुछ भी नहीं है। इनके चचा शहबाज शरीफ साहब 18-18 घंटे काम करते थे। आप तो पीछे हैं अभी उनसे, चचा से। देखो 14 घंटे तो वो यही सोचते रहते थे कि उन्होंने काम क्या करना है। अच्छा 2 घंटे वो कंगीवाने पे लगा देते थे और 2 घंटे वो काम करते थे। मुझे देखो 16 के 16 घंटे मैं अवाम की फलाहो बहबूद में जुटी रहती हूँ। हाँ, जुत्ती से याद आया, मेरी ये जुत्ती कोई ब्रांडेड नहीं है, बल्कि मैंने आज ये एक रेडी से खरीदी है। अच्छा जुनैद सलीम, अब ये ना कह देना कि मरियम नवाज मेरे शो में ब्रांडेड जूती पहन के आई थी, 2.5 लाख की जूती पहन के आ गई थी। अच्छा मैडम, मैं सोच रहा था कि आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। जिस दिन आप मज़ार इकबाल पे हाजिर हुई थी उस दिन आपने यादगारी किताब में अपने तासुरात लिखते हुए बहुत ज्यादा फंबल किए थे। आपसे 2 लाइनें नहीं लिखी जा रही थी। देखो जुनैद सलीम, मैं इकबाल की वो शहीननी हूँ जो लफ्जों की हुर्मत को, लफ्जों की अहमियत को समझती हूँ। अच्छा। और वो भी फिर जब इकबाल के मिज़ार पर हाजिरी हो। हाँ। ये जो तुम लोगों ने के की का ड्रामा बना लिया ना, ड्रामे वाली क्या बात है? आप कभी के लिख रही थी, कभी की लिख रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। पहले मैंने के लिखा, हाँ। फिर ये सोच के मिटा दिया कि कहीं तुम लोग अपने खान वाला के ना समझ बैठो। फिर मैंने की लिखा हाँ। कि अगर तुम लोग अंग्रेजी वाला की भी समझो ना, हाँ। तो तुम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए हाँ। कि तमाम मसाइल की चाबी मरियम नवाज के पास है, नून लीग के पास है। ओ, लेकिन मैडम फिर भी तासुरात लिखते हुए अब बार बार मतलब वक्फा लेने की क्या जरूरत थी? अचानक लिख देती है एकदम। इतने तुम छुन्ने का के, जैसे तुम्हें नहीं पता मुझसे गलती हो गई थी। नसीम विक्की, जी जी जी, हम क्या लिखते रहे, लोग क्या पढ़ते रहे, एक वक्फे ने मरियम को मुजरिम कर दिया। अच्छा मरियम साहबा, आपको सगीर तबस्सुम साहब का लिखा हुआ गीत सुनवा रहे हैं, माही फरवा की आवाज। सत समंदर पार दिया तांगा विछड़े यार दिया, सत समंदर पार दिया तांगा विछड़े
सत समंदर पार दिया तांगा विछड़े यार दिया तांगा विछड़े तांगा विछड़े तांगा विछड़े यार दिया तांगा विछड़े तांगा विछड़े तांगा विछड़े यार दिया तांगा विछड़े यार दिया किधरे अख ते किधरे पैर सोचा है किंज खिलार दिया किधरे अख ते किधरे पैर सोचा है किंज खिलार दिया सत समंदर पार दिया तांगा विछड़े यार दिया तांगा विछड़े तांगा विछड़े तांगा विछड़े यार दिया तांगा विछड़े तांगा विछड़े तांगा विछड़े यार दिया तांगा विछड़े यार दिया हो सया मेरा यार मिला दे मैनू दिलदार मिला दे मैनू मेरा यार मिला दे मैनू दिलदार मिला दे मैनू नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैडम, पिछले 6 माह के दौरान पीआईए से परिंदों के टकराने के 36 वाकयात हो चुके हैं और पीआईए को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उससे। और उसकी जो हालत है इस वक्त पीआईए की, जो दगिरगुं हालत है, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं अपने एक स्किट में, जरा हमारे साथ ही देखिएगा आप। बहनोई साहब चले गए। ओ भाई रूचत ना डालो, बोनी का टाइम है, चुप करके खड़े रहो। एयरलाइन का काउंटर है या आप नाश्ता लगा के बैठी हुई हैं? तुम भी चुप रहो। आप जहाज की टिकट लेने आए हैं? नहीं जी, खमीरी रोटियां लेना है। खिड़की वाली साइड दियां 2 छंड के टिकटां ला दियो। जे नहीं लैनियां आंदियां ते पायलट नूं पुछ लो। आना तो मेरे तंदूर से ही है ना। बहनोई चला गया। ऐसा भी चले ही जाना। नहीं, वो दुनिया तो चला गया। मार भी हो किते। जी मैडम। नाम बताएं। सलामत खान। वालिद का नाम बताएं। वालिद का नाम नदामत खान जी। नदामत खान। अहलिया का नाम? फायजा सलामत जनाब। फायजा उन्दी सलामत है। शादीशुदा है? फायजा अहलिया दा ही नाम है जनाब, दादी दा नाम नहीं। पहली बार जा रहे हो? आखिरी बारी जी, बहनोई मर गया, अगों किन्ने जाना है? घर बता के आए हो? नहीं दसे जरूर ऐसी मन नहीं सडे हो। पता है ना जहाज हवा में उड़ता है। वजन ज्यादा है। नहीं जनाब, हल्का बैग वेखो। मैं इसकी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। फिर इनू ले जाओ, मैनू इत्थे छड़ जाओ। इसमें क्या है? ये लैपटॉप है जी साडा जी। ना दिल दिल ना धड़कदा 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 ना दिल दिल ना ता ता गिरदा दादा गिरदा। इधर आओ। क्या है? 1 मिनट जी बाजी, 1 मिनट। एक लो जी, ए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ देख लो जी। बजानी आती है? हाँ जी। बजाओ जरा। सर तिहाई ठीक नहीं गिलाई होगे? कोई बात नहीं है, जहाज की भी तिहाई ठीक नहीं है। ना इसकी तिहाई ठीक है, ना इसकी उड़ाई ठीक है। ए बाजी सानू सीट नंबर दे सी जाइए इथों। मौला खुश रखे। सीट दसन लगे हो या कमेटी कटन लगे हो? चाहिए कि नहीं? चाहिए 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 बाजी चाहिए। ये ले। सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब अली। सर 611 नंबर सीट दसो जनाब। बेटा टोटल 6 सीटें हैं। जहां सीट मिलती बैठ जाओ। हुण ही रश पै जाना, मुड़ के लभनी नहीं। चलो शाबाश। छेती बह जा। तो कई बारी जहाज पायलट ने खलो के चलाया।
ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਦੇਣਾ ਸੀਟ ये खिड़की वाली नहीं फोतगी वाली है। ਪੌਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ओ भाई हेलो बस बस अब जहाज में रोना नहीं है ओ पिछली नहीं सब तो अगली में जल्दी पहुंचना है ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਫੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ अपना तो थल्ले कर। वे पायलट तो इस तरह कौन बोलता है मैं बोलती हूँ सुन नहीं रहा, उधर बैठ के वो टिकटें बेच रही है, मुझे तो लग रहा है सिगरेटें भी बेच रही है। और सिगरेटें नहीं बेचती बस टिकट बेचती है रूल बात कर रही हैं आप उस्ताद जी डेवले जान दियो। पीआईए जिंदाबाद, पीआईए जिंदाबाद। पायलट हाँ है, मेरी पायलट क्या मैं तेरा भतीजा हूँ ये जहाज है या बड़ा इश्तिहार है। बेगम अपनी लड़ाई पायलट तक रखो, ये बड़ैच हमारी बरादरी की तरफ ना आओ। चुप कर वे चुप कर, देखा हुआ है मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड एडो तुम बड़े कहे सवारी का बकाया तो नहीं रहता। इधर पागल तो नहीं होगी तुम्हें कितनी बार कहा कि बकाया का ना पूछा करो फिर वो मांग लेते हैं पिछली दफा भी एक बंदे का 10,000 हमें देना पड़ा था यही हमारी थोड़ी बहुत बचत होती है अच्छा इसको पी जाओ उधर बैठ जा पायलट साहब जब आपकी पीआईए की निजकारी होनी है ना तो मुसाफिरों के करोड़ों डॉलर बकाया ही निकल आने हैं। पहले दिए कभी जो अब दे देंगे पायलट हाँ? टैलेंट किधर है। अब मैंने बीबी जरा आप चुप करके बैठेंगे कि नहीं बैठेंगी चुप। नहीं नहीं पायलट मैंने इसके साथ नहीं बैठना, हाँ मैंने वो विंडो वाली सीट पे बैठना है। भाई एक गैर महरम के साथ मैं अपनी जनानी कैसे बिठाऊं? सारे पहले तुम भी गैर महरम ही थे, तुम्हारे साथ बैठी हूँ ना। देख पायलट मैं टिकटॉक स्टार हूँ, मैं जरा वहां विंडो के साथ बैठूंगी ना और वीडियो बनाऊंगी तो मेरी वायरल जाएंगी, सुपर हिट जाएंगी। देख बहन मेरी उसके साथ मैं नहीं बिठा सकता ना मैं उसको उठा सकता हूँ वो मेरा पक्का कस्टमर है मैं सारा जहाज ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ चलो बेगम बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਡੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇ जी सर मैडम चले बैठे बैठे यहाँ पे। अब हिलना नहीं आपने। बाजी जी मेरे घर नौकरी करेंगी, 5 लाख महीना मिलेगा। करना क्या होगा। इंजी भड़ के बाना ही बस। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਹਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਮੁਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ख़वातीन हज़रात वही रूटीन की बातें आपने पहले भी सुनी होंगी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ हमारा जहाज 10,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए इंशाल्लाह कभी ना कभी कराची पहुंचेगा तो ख़वातीन हज़रात जहाज में मैंने आपको कुछ हिफाजती तदाबीर बता देता हूँ कि अगर हवा का दबाव बढ़ जाए ना तो कोई ऊपर से ऑक्सीजन वाला पाइप गिरेगा ना इन सीट के नीचे से हिफाजती जैकेट निकलेगी और ना ही हमारे पास बेल्ट है तो ख़वातीन हज़रात आपने एक दूसरे के बाजू के अंदर बाजू डाल के बैठना है ताकि जहाज अगर गिर जाए कम से कम आप दो नीचे जाएं जब दो जाएंगे तो फोटो भी अच्छी बन जाएगी और साथ नीचे वालों को ये भी यकीन हो जाएगा कि जोड़े उतों ही आते हैं की हो गया सर ओ जबरदस्त। अच्छा ये परिंदे जहाज से टकराने का डर और जबरदस्त यार क्या टेक्नोलॉजी है पीआईए की, जबरदस्त। गाना मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ਉੱਡ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ उड़ जहाज तो कावा वे तू जावे ते मैं जहाज चलावा वे ओ कमाल के शहीनों हमारी जान छोड़ दो आगे कितने जहाज आया कर बैठे हाँ। एक ही रह गया जहाज। सर ये परिंदे हमारे जहाज से क्यों टकराते हैं। बेटा उनकी खुराक हमारे पास पड़ी होती है हैं? वो मुसाफिरों के खाने वाली नहीं होती इनके खाने वाली होती है ਸਰ ਕਿਤੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ नहीं ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਡੇ ਵਾਕਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ सर सही निशाना लगाएं। एयरपोर्ट आ गए हफाजी बेल्ट बांध ले ਮੈਂ ਕਵਾਨਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ भाईजान इस ਤੁਹਾਡੇ को पूछ रहे हैं मैं शराबी बिल्कुल नहीं तू शराबी शराबी तू शराबी तू शराबी शराबी तू शराबी
तेरा प्यो शराबी, तेरा चाचा शराबी, तेरा मामू शराबी, जहाज जेड़ा चलदा नहीं पिया लगदी है कोई खराबी। ए खराबी खराबी ए खराबी खराबी ए खराबी। सर आपकी परवाज नाहमवार हो रही है। अगर इसकी परवाज नामवार ना हो तो ये भूखा मर जाए पायलट। हम तो इकबाल के शेर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे जुनैद साहब। इकबाल ने कहा है कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। पायलट तू नाचता बड़ा अच्छा, 2-4 ठुमके लगा, देख मैं तुझे ऐसा वायरल कर दूंगी। खवातीनो हज़रात डरने की जरूरत नहीं है, हम इसी तरह झूमते झामते नूचते नाचते इन्हीं बादलों के बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए इंशाल्लाह 2 घंटे 175 मिनट में कराची पहुंच जाएंगे। ए बर्फ से विचों दी जाना जनाब। हाँ मैनू ला दो, मैं नहीं जाना पायलट। अब बर्फ मेनू दे दो, मेरे बहनोई की मैयत खराब हो रही है जी। तो खवातीनो हज़रात आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, हमारे साथ जो भी सफ़र करता है उसे सफ़र का मज़ा आए ना आए हमारी बातों का मज़ा ज़रूर आता है। अभी इंशाल्लाह ताला 3 घंटे बाद हमारी परवाज़ जो है ना वो उड़ान भरेगी। इसी तरह एक दूसरे का दिल लगाएं ताकि आपको बोरियत ना हो। कम 3 घंटे खलोना कोई गल ते नहीं है यार। बड़ा हौसला खुदा दी कसम तुहाडे लोकां दा। मैं तुहाडे हौसले नूं दाद देना। किहड़ियां मावां दे तुसीं बच्चे हो कि 3 घंटे तुसीं इंज ही बैठना, उस तो बाद किधर उड़ना, फिर पता नहीं कदों पहुंचना। यही सवाल मुसाफिर भी आप लोगों से कर रहे हैं, PIA की इंतजामिया से, पायलटों से, मैनेजमेंट से, सबसे यही सवाल करते हैं कि आप किन माओं के बेटे हैं। आपको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है कि इतना कीमती असासा कौम का इस तरह से आप ज़ाया कर रहे हैं गैर संजीदा हरकतों से। भाजी अगर बहुता लेट है ना तो मैं फिर टेलीफोन उन्होंने कर देना कि मैं जनाजे नाल नहीं रल सकता, मैं कुलां वाले दिन आ जाऊंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई साहब ये खिड़कियां तो खोले हुए, थोड़ी आवाज तो आए। नहीं तो आपके सभी एसी चल रहा है, खिड़कियां खुलियां ने, फिर सारियां खोल दो। पायलट यार ये किस तरह बुलाती है मुझे। सारे इन्होंने तो सानू भी दसता तेनू बुलाना किदां। सर आप अच्छे भले पायलट थे, अपनी हरकतों की वजह से पायलट हो गए। हरकतां की मैं स्टापू के डंडे थे। पायलट मेरी गल सुन, छड़ ना सारे नु। ये बड़ैच ने तो मुझे कुछ करने नहीं देना, तेरी मेहरबानी मैं यहाँ पे वीडियो बना लूं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी। अभी इधर ही खड़ा है, उड़ेगा तो बना लेना। अभी इधर देखो कि नीचे कोई गडेरी वाला खड़ा है, कोई संघाड़िया वाला खड़ा है। और सर जी इस जहाज दे विच कोई इंजन भी हैगा कि गैसी गुब्बारे ला के उड़ाना जे इन्हें। बड़ा प्यार करना है तो अपने भणवैये दी रूह ना। क्यों जी? वो तेनू मिलन आ गई बेटी। सर जी जल्दी करें, अपनी मंजिल पर लेकर जाएं। इतनी जल्दी क्या है भाई? आपकी बीवी साथ नहीं है ना, आपको नहीं पता। इन्हां दी बीवी कराची है तां ही तो लेट करन दे। सर इस बंदे ने मेरे पैसे कटे ने। किस बंदे ने? इस बंदे ने एड़ा स्टीम ले रहा है। क्यों झूठ बोल रहे? 5 साल हो गए इत्थे बैठे हैं, ये तो बेचारा अपने नहीं कट सकता। ये बैठा ही इस तो है, ਇਹਦੇ ਭਾਣ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान ये आपने ब्रेक के दौरान शर्ट किस चक्कर में चेंज कर ली? कॉफी गिर गई थी ऊपर। देख के पीनी थी ना, कॉफी गिर गई थी। मुफ्त में आती है कॉफी? देख के पी रहा था, मतलब कॉफी ऐसा देखी भी मैं पी ली। देख के पी ली। मैंने तुम्हें कई दफा कहा है जब कॉफी का सिप लेते हो ना तो नीचे वाला होंठ जो है ना अपना जरा टाइट रखा करो। सर सेगमेंट शुरू करो, डॉक्टर साहब बैठे हैं। उनसे भी मैंने टाइट स्किन के बारे में बात कर दी। और दसो जी जरा, मैं फिर टाइट स्किन बाद च दसना कि टाइट होंठ किस तरह हो सकता है। ये थल्ले को 2 नट लवा लवा मैं, या कोई छोटी छोटी तीलियां रख के सपोर्ट दे दें। जो पुराने वक्तों में जिससे जूता नहीं कसते थे वो लगवाओ। आज सीरियसली हमारा टॉपिक भी यही है, एंटी एजिंग जो है ना, ये क्या बला है। धड़ाधड़ अद्वियात बिक रही हैं, सीरम्स बिक रहे हैं, लोशंस बिक रहे हैं कि आप चेहरे पे लगाएं और 60 साल के आप हैं, आप 30 साल के नजर आएंगे, और लोग नजर आते भी हैं और जबरदस्त ग्लोइंग चेहरा है। मेरे ख्याल में सर आप बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आज हमारे प्रोग्राम में आपकी स्पेशल गेस्ट है मैडम, और इनकी जो ग्लोई स्किन है ना वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बड़ा इम्प्रेस्ड है मैडम की स्किन से। हम खुद डर्मेटोलॉजिस्ट होके भी इनकी स्किन से बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। नहीं चले, मैडम तो एक एक्सेप्शन है ना। एक आम आदमी जो है वो अगर ये चाहे कि वो बड़ी उम्र में भी छोटा नजर आए या कम से कम अपनी ग्लोइंग स्किन चेहरे की रखना चाहता है, तो कोई आसान आसान नुस्खे बताएं, सस्ते सस्ते। सर देखिए सस्ते सस्ते नुस्खे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम अर्ली एज से उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी हैबिट्स पे। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो डाइटरी हैबिट है वो अगर अच्छी रहे शुरू से, इनिशियल से,
आप अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें, प्रॉपरली हाइड्रेट करें, तो काफ़ी हद तक आप अपनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली हम कहते थे कि 30 इयर्स के बाद आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये होता है कि 20 इयर्स के बाद से ही आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी एज 20-22 है, लेकिन उनके स्किन पर रिंकल्स भी हैं, उनकी स्किन ऐसे लुक करती है जैसे वो 40 प्लस हो गए। अच्छा, ये सच्ची बात है कि जिन बहुओं की सांस नहीं होती उनके चेहरे पे कोई तफक्कुर नहीं होता, कोई परेशानी की लाइनें नहीं होती, कोई उनकी आंखों के नीचे हल्के नहीं होते, लेकिन जो सांस के साथ गुजारा कर रही होती हैं वो बेचारे भरी होती है उनकी स्किन। ये सही बात है। देखिए सर, आप प्रोग्राम होना चाहिए एंटी सांस। आप जो है ना सांसों को मेरे खिलाफ करवाएंगे। मेरी अगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की बात आएगी ना तो सांसें मुझसे ज्यादा ट्रीटमेंट लेंगी अच्छा। बहुओं के मुकाबले में। नहीं, वैसे आपकी बात से अगर मैं इसको कोरिलेट करूं तो ये सही बात है कि जो आपका डिप्रेशन का लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा होगा तो आपकी स्किन जल्दी खराब होगी। अच्छा। आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आएंगी, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। हम जो होते हैं ना, कुछ लोगों का फेस एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, हर वक्त ऐसा लगता है गुस्से में बहुत ज्यादा। वो लोग ज्यादा जल्दी एजिंग का शिकार होते हैं कंपेयर्ड उन लोगों के जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। यार तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम पागल लग रहे हो। नहीं सर, पवे पागल लगी है, लोगों को लगेगा ना कि मुस्कुरा रहा। सर, मेरी अम्मी कहती है कि हर हंसने वाला पागल नहीं होता। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दुनिया आपके मुस्कुराहट पे खुश होती है। मजीद पागल लगे हो। ये ना दाद देना यार, तू शाहरुख दी सही कापी की। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जब हम आपसे पूछते हैं, जो टीवी शोज है उसमें आपसे पूछते हैं कि जी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या किया जाए, एंटी एजिंग के लिए क्या किया जाए, आप हमें लेक्चर दे देती हैं कि जी वो आप हेल्दी स्किन इसके लिए शुरू से कुछ ना कुछ करें, पानी पिएं, सब्जियां, फल। और जब कोई अमीर आदमी आपको फीस दे के पूछता है तो फिर आप अच्छा सा नुस्खा लिख देती हैं। वो नुस्खा हमें भी बताएं ना। सर, वो जो नुस्खा लिख के देती हूँ, फिर अभी आपने मुझे शुरू में ही कहा था कि आपने सस्ता इलाज बताना है, तो वो नहीं बता रही ना सर, वो आप तो हमें सब्जियों पे टरखा रही हैं। इसलिए सर ये जो एक सस्ता इलाज बताते हैं अपना यूट्यूब के ऊपर भी, इनको कुछ बचता भी है कि नहीं? मतलब इनको क्यों पैसा आता है कि जी हम आपको एक टोटका बताते हैं, वो आपके किचन में मौजूद है, आपके यहाँ हल्दी पड़ी होगी, वो एक तो लहसुन पड़ा होगा, नहीं, वो टोटके बिल्कुल असर करते हैं। अगर हम सही एज में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना, हल्दी का, खीरे का, टमाटर का, आपके किचन में ये चीजें वाकई मौजूद हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करें सही तरह तो बिल्कुल असर करती मेरी बीवी मुझे किचन में जाने नहीं देती। असल बात बताओ कि मुझे मेरी बीवी किचन से निकलने नहीं देती। इसे कर सकते हैं बिल्कुल। घर में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे खीरा बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आप खीरे को, आपके अगर आंखों के गिर्द हल्के हैं, क्योंकि ये भी एक एजिंग होने की निशानी होती है, झुर्रियां पड़ना या आंखों के गिर्द ज्यादा हल्के आना। अच्छा, खीरे में डॉक्टर साहब क्या ऐसी कौन सा ऐसा कोई केमिकल है? हम विटामिन सी रिच होता है वो, आंखों में रख के बैठे हुए हैं गॉगल्स बना के, क्या एग्जैक्टली सर, उसमें विटामिन सी रिच होता है, जिसकी वजह से जब आप आंखों पे अपने खीरे रखते हैं तो उसकी टेंडेंसी ये होती है कि विटामिन सी ब्राइटर कर देता है स्किन को, और क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, वो आपकी जो स्किन पर स्वेलिंग होती है और आपकी जो वेजल्स होती हैं आपकी स्किन के नीचे वाली, उसे सुकेड़ देता है। जब वो सुकड़ती हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर वो स्वेलिंग भी नजर नहीं आती, रेडनेस भी नजर नहीं आती और हल्के भी नजर नहीं आते। अच्छा, तो ये मल्टी एक्शन होता है खीरे का कि अगर आपको इमीडिएटली कहीं भी किसी भी तकरीब में जाना है और बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आपकी स्किन पर हैं, तो आप अपनी आंखों पर खीरा रख सकते हैं। ये एक अच्छा टोटका होता है। नहीं, इसके लिए एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए ना भाईजान। बंदा बीच पे लेटा हो, धूप हो, है तो यहाँ पर रखा हो तो बंदा बैठा रहे, लेटा रहे। घर दे विच इस तरह तुसीं अखां ते खीरा रख के बैठे हो ना, तो बीवी आ गई करके नमक पा खा जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि एलोवेरा जो है वो अवेलेबल भी होता है और विटामिन ई के कैप्सूल, ये क्या नुस्खा है? ये वाकई कोई असर करता है? सर, एलोवेरा मोस्टली आजकल हर घर में मौजूद है। कवार गंदल, कवार गंदल अच्छा, फैसलाबाद में ना इसको पंजाबी में की कुहार कहते हैं। की कुहार, अच्छा।
सर वो लेंगे आप उसको, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि अगर आप घर वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको काटना है, काटने के बाद उसका जो छिलका है वो उतार लेना है, उसके अंदर का जो आपको मिलता है गूदा, वो गूदा लेके आपने कम से कम 1 से 2 घंटे उसे फ्रिज में रखना है। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है, ठंडा होना रीज़न नहीं होता सर, ठंडा तो वो होगा, अच्छी तासीर देगा, बट उसका मेन जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि पहले मैं मना करती थी कि घर वाला यूज़ ना करें, स्किन सेंसिटिविटी हो जाती, जिनको है उन्हें एलर्जी हो सकती है और वो बहुत सीवियर एलर्जी होती है। अगर आप डायरेक्टली उसे निकालेंगे और डायरेक्टली उसे अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 1 से 2 घंटे उसे फ्रिज में रख दिया उस गूदे को, तो उसमें से वो जो आप ये कह सकते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल है वो निकल जाता है। अच्छा, तो वो आपकी स्किन को बहुत सूट करेगा। नहीं फिर लगाना कैसे आपने है, लगाना उसके साथ मिलाना क्या है? ये सर भी आप उसे इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, खाली आप उस गूदे को भी अपने चेहरे पर और अपने बालों में लगा सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि खाली अगर आप लगाएंगे तो आपके सर की स्किन है उसमें से डैंड्रफ चली जाती है। अच्छा, सर उसमें पे से भी लगाया जा बिल्कुल सर पे भी लगाए उसी गूदे को। अच्छा, उसमें से मॉइस्चराइज जितना भी वो नहीं, ह्यूमिडिटी उसको क्रश करना है उसमें ग्राइंडर में या कुछ वो लेके? अगर आप सर में लगा रहे हैं तो आप उसे ग्राइंडर में क्रश कर लें तो वो एक जरा थोड़ा अच्छा सॉफ्ट सा बन जाएगा, लेसदार हो जाएगा, वो सर में लगाने में इजी रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि आप उसका गूदा लेके और वो जो आपके पास घर में आइस क्यूब्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उन आइस क्यूब्स में आप वो गूदा डाल दें और जब वो उसकी आइस बन जाए, आपको वो क्यूब्स मिल जाएं, तो आप उसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोई हो सकती है। उसकी वजह से आप बहुत अच्छी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट डेली की बेसिस पे ले सकते हैं घर बैठे हुए। उसकी वजह से आपकी स्किन से एक्नी खत्म हो सकती है, ह्यूमिडिटी खत्म हो सकती है आपकी स्किन, आपकी स्किन पर, क्योंकि मॉइस्चराइजर अगर हम प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हैं, आजकल जैसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से एक्नी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगर आप इस एलोवेरा के साथ विटामिन ई बहुत इजीली अवेलेबल है, इवियन के कैप्सूल हर जगह विटामिन ई फॉर्म में होते हैं, 600-400 जो भी आप लेना चाहे, विटामिन ई का कॉम्बिनेशन एलोवेरा के साथ एलोवेरा थोड़ा सा ले, यानी 1 चम्मच आप एलोवेरा पेस्ट का ले लें जी, और 1 चम्मच आपने लेना है एलोवेरा पेस्ट का, बड़ा खाने वाला चम्मच एलोवेरा पेस्ट का लेंगे, उसे आपने अच्छे से मैश कर लेना है। मैश कर लिया, मैश करके आप उसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के, लेकिन आपने डायरेक्टली कैप्सूल नहीं डालना, आपने उसमें पिन से सुराख कर लेना है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो आपने अपने एलोवेरा के साथ मिक्स कर लेना है। कैप्सूल यानी निकाल खोल के, कैप्सूल खोल के आपने उसके अंदर वाला मटेरियल उसमें मिक्स करना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद आप उसे अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेस पर। रात को लगा लें, सुबह धो लें उठ के? नहीं सर, ऐसे नहीं होता, आपने 20 मिनट्स लगाना है या 30 मिनट्स लगाना है जी। उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें और अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें। उसके बाद उसका रीजन ये होता है कि जब भी या कभी आप एलोवेरा लगाते हैं तो एलोवेरा आपकी स्किन पर से ऑयल खत्म कर देता है। अच्छा, ड्राई होती है स्किन आपकी, और ये समहाउ अच्छा होता है क्योंकि वो ऑयल जो एलोवेरा उस वक्त खत्म कर रहा है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑयली स्किन है आपकी तो आप ड्राई करना चाहते हो तो भी ये इस्तेमाल करें। बेस्ट है, बेस्ट। और ये हमारी ट्रीटमेंट में यूज होता है सर। आजकल जो हम एक्ने की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें एलोवेरा यूज कर रहे हैं। अच्छा। और मेडिकेटेड एलोवेरा हम उस फॉर्मुलेशन पे बनवाते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, अच्छा। जिसमें सेंसिटिविटी का खतरा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको और अच्छा करना चाहते हैं और तगड़ा करना चाहते हैं, इस नुस्खे को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो एक तो एलोवेरा हो गया, एक विटामिन ई के 2 कैप्सूल हो गए, और क्या ऐड इसमें विटामिन सी आप ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी भी ऐड बिल्कुल। और विटामिन सी किस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, घर का ही बता देती हूँ मैं आपको। आप इसमें लेमन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और बताती हूँ, अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी है, अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, तो आप अपने किचन से हल्दी, आप पिंच लेके हल्दी का, चुटकी हल्दी की लेके वो उसमें ऐड कर लें। ये आपका एक पूरा मास्क तैयार हो जाएगा जो आप वीक में 2 दफा लगा सकते हैं। अच्छा, एक एलोवेरा का और भी असूल है कि जब आप एलोवेरा काटते हैं तो उसके शुरू में नीचे वाले हिस्से से पीला उसका मवाद निकलता है, वो निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, वो निकाल वो भी टॉक्सिक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये वो टॉक्सिक होता है, वो आपने निकालना है। आपने जो ग्रीनिश आता है या फिर उसमें एक व्हाइटिश होता है जो लेस आ रही होती है उसकी, वो दोनों आपने लेने। घर का एलोवेरा यूज करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप उसे 2 घंटे के लिए निकाल के रखें और वही पीले वाला मवाद उसमें से बाहर कर दें। आपके लिए वो एलोवेरा बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप एलोवेरा का एक पीस निकाल लेते हैं, चम्मच से, छुरी से अलग कर लेते हैं, फिर उसको आप कितने अरसे तक फ्रिज में वैसे ही रख सकते हैं? आप सर उसे रख सकते हैं 1 वीक आराम से रख सकते हैं। अच्छा। जितना बेहतर तो यही होता है कि अगर आपके घर में पौधा है और आप उसमें से वो निकाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो 1 वीक तक उसको रख लें। और अगर आपके घर नहीं है, आपके हमसाये के घर है,
तो फिर आपने हमसाये के घर मतलब हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, फिर भी आप एलोवेरा वो का पौधा लेना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? फिर उसके साथ रिश्तेदारी बनानी पड़ेगी आपको, आपको कहना पड़ेगा वीरा थोड़ा जा आलू वीरा। चलिए डॉक्टर साहब, अगर आपका हमसाया जो है वो देने के लिए विलिंग नहीं है एलोवेरा, दूसरा सवाल मेरा ये, अगर आपका हमसाया शेख है फिर उसने पता क्या जवाब देना है? हाँ। उसने कहना क्यों चाहिए? उसने कहा यार मैं अपनी स्किन के लिए चाहिए मुझे। उसने कहना यार पौधे दे गिरद साथ चक्कर ला रहा है। तो तुसी एक काम करो, तुसी हमसाया बदल लो। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये बुजुर्ग से पूछा गया कि दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज क्या है? जवाब मिला चेहरे पर आने वाली वो मुस्कुराहट जो आंसुओं को चीर के आई हो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।